वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मैं अमित बंसल लेक्चरर अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक न्यूटन के गति के नियमों पर एक वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग लेके आया हूँ। आपको याद होगा इसी टॉपिक पर ई वीडियो लेक्चर के पहले भाग में मैंने न्यूटन के गति के तीनों नियमों की चर्चा की थी, जिन्हें क्रमशः जड़त्व का नियम, संवेग का नियम तथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इन नियमों के अलावा हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। आज हम न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित कुछ विशेष आंकिक प्रश्न हल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपातिक होती है तथा इसी नियम पर आधारित हमने बल गति की समीकरण भी स्थापित की थी, जिसे F बराबर ma भी कहा जाता है। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न को आप अच्छी तरह पढ़ लें। एक चिकनी घिरनी है जो अपनी अक्ष पर घूम सकती है। ये एक स्थिर घिरनी है। इस पर एक चिकनी डोरी गुजरती है जिसके दोनों स्वतंत्र सिरों पर दो द्रव्यमान, जिनके मान क्रमशः 60 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम में बांधे गए हैं। डोरी में उत्पन्न तनाव और 5 सेकंड में इन द्रव्यमानों द्वारा तय दूरी की गणना करनी है। तो चित्र में ये सभी मान हम अंकित कर देंगे। m1 m2 क्रमशः 60 एवं 50 किलोग्राम है। माना डोरी में उत्पन्न तनाव बल का मान T है तथा द्रव्यमानों का त्वरण F है। अब स्वाभाविक है, जिस द्रव्यमान का मान अधिक होगा वह नीचे की ओर गति करेगा और जिस साइड कम द्रव्यमान का भार लटकाया गया है वो ऊपर की ओर गति करेगा। तो इनके गति की दिशा को तीरों से दिखाया गया है। F उत्पन्न त्वरण का मान है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हमने चित्र बना लिया है। सबसे पहले बाईं ओर के सिरे पर बांधे गए 60 किलोग्राम के द्रव्यमान के लिए बल गति की समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है? F बराबर ma। अब इस द्रव्यमान पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? द्रव्यमान का भार m1g नीचे की ओर लग रहा है, जबकि डोरी का तनाव इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। क्योंकि इस पिंड की गति नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर परिणामी बल लगेगा, उसका मान होगा m1g माइनस टी, और ये m इंटू ए यानी m1 इंटू एफ के बराबर होगा। तो हमारी पहली समीकरण आ गई, m1f बराबर m1g माइनस टी। इसी प्रकार दूसरे सिरे पर जो 50 किलोग्राम का द्रव्यमान बांधा गया है उसके लिए भी बल गति की समीकरण बनाएंगे। अब देखिए m2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। ऊपर की ओर तनाव बल T, नीचे की ओर इस द्रव्यमान का भार m2g। क्योंकि गति ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल T माइनस m2g होगा, जो कि m2 इंटू एफ के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारी दूसरी समीकरण बनेगी m2f बराबर T माइनस m2g। अब इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए। इसमें दो राशियां ज्ञात हैं और दो ही मान हमें ज्ञात करने हैं। यदि इन समीकरणों को जोड़ दें तो T विलोपित हो जाएगा। तो जोड़ दें तो हमारे पास F के लिए समीकरण आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें द्रव्यमानों और गुरुत्वीय त्वरण के मान रख देंगे और F का मान निकाल लेंगे, जो कि 0.89 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। F का मान ज्ञात होने के बाद इसे समीकरण 2 या 1 किसी में भी रखकर
डोरी में उत्पन्न तनाव बल T का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि 534.5 न्यूटन आएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न में पूछे गए दोनों मान ज्ञात हो गए। जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि चूँकि पूरी डोरी एक ही है, तो डोरी में एक समान तनाव T उत्पन्न होगा। इसी प्रकार पूरा सिस्टम एक ही त्वरण से गति करेगा। इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रश्न में हमसे कुछ अतिरिक्त राशियां भी पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, बताइए घिरनी पर कुल कितना बल लगेगा। तो ध्यान से देखिए, घिरनी पर धागे द्वारा या डोरी द्वारा तनाव बल लगाए जा रहे हैं, यानी घिरनी तनाव बलों के प्रभाव से है। ध्यान से देखें तो डोरी दोनों ओर से घिरनी को T बल से खींच रही है। अब चूंकि दोनों तनाव बलों की दिशा नीचे की ओर है, तो सदिश योग करेंगे तो इनको सीधा जोड़ देंगे। तो घिरनी पर दबाव हो जाएगा T + T यानी 2T। और चूंकि T का मान निकल चुका है, तो घिरनी पर दबाव बल का मान भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए, अब हम 5 सेकंड में पिंडों द्वारा तय की दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी दोनों पिंडों के लिए समान होगी। चूंकि पिंडों ने स्थिरावस्था से अपनी गति प्रारंभ की होगी, त्वरण का मान हमने अभी भी निकाला है, तो इनके द्वारा तय दूरी निकालने में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए हम गति की दूसरी समीकरण काम में लेंगे, S = ut + ½ ft²। u का मान जैसे मैंने बताया 0 रखेंगे, t का मान 5 सेकंड है और f का मान हमने अभी 0.89 कैलकुलेट किया है। तो इससे हमारे पास तय दूरी 11.125 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें हमें 2 पिंड दिए गए हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, जबकि दूसरे का 40 किलोग्राम है। 200 किलोग्राम का पिंड एक चिकने मेज पर रखा गया है। इस पर एक रस्सी बांधी गई है, जो कि मेज के किनारे पर लगी घिरनी पर होते हुए नीचे लटकती है। इस रस्सी के इसी सिरे पर 40 किलोग्राम का पिंड बांधा गया है। 200 किलोग्राम का वो जो पिंड मेज पर रखा गया है, वो घिरनी से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो हमें जो राशियां ज्ञात करनी है वो क्या क्या हैं? रस्सी में तनाव T, उभयनिष्ठ त्वरण F और 200 किलोग्राम भार को घिरनी से टकराने में लगने वाला समय। तो यदि हम इस प्रश्न को पिछले प्रश्न से कंपेयर करें, तो पिछले प्रश्न में दोनों पिंड हवा में थे। इस बार इनमें से एक पिंड को चिकने मेज पे रख दिया गया है। ये बड़ा अंतर है। तो इस प्रश्न का भी हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, एक मेज है जिसके किनारे पर एक घिरनी लगी हुई है। इसके ऊपर एक डोरी गुजर रही है, जिसके बाएं सिरे पर 200 किलोग्राम का पिंड बांधा गया है और उसे मेज पर रख दिया गया है। दूसरे फ्री एंड पर 40 किलोग्राम का पिंड बांधा गया है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटक रहा है। तो ये हमारा चित्र हो गया। 200 किलोग्राम वाले द्रव्यमान की घिरनी से दूरी भी हमने चित्र में अंकित कर दी है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक पिंड पे कौन कौन से बल लगेंगे। माना डोरी या रस्सी में उत्पन्न तनाव बल T है,
और पिंड m2 नीचे की ओर गति कर रहा है, जिसके प्रभाव से m1 घिरनी की ओर गति करता है। तो ये गतियाँ तीर से भी दिखाई गई हैं। माना पिंडों में उत्पन्न त्वरण F है। तो अब देखते हैं इन पिंडों पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, फिर हम न्यूटन के दूसरे नियम से बल गति की समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले 200 किलोग्राम वाले पिंड की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि यह पिंड टेबल पर रखा गया है तो इसका भार टेबल पर कार्य करेगा। प्रतिक्रिया स्वरूप टेबल भी इस पिंड पर उतना ही बल लगाएगा। ये प्रतिक्रिया R1 से दिखाई गई है। तो पहला बल हमारा इसका स्वयं का भार हो गया, दूसरा बल प्रतिक्रिया R1 हो गया, और इसी पिंड पे तीसरा बल जो लग रहा है वो है T। अब देखिए जो भार है और उसके कारण जो प्रतिक्रिया पैदा हुई है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो हमारे पास एक ही बल बचेगा जो कि डोरी में उत्पन्न तनाव बल है, जो इस पिंड को दाईं ओर खींच रहा है। तो स्पष्ट है हमारी जो पहली समीकरण बनेगी वो होगी T बराबर m इंटू ए। m का मान m1 है, a का मान f है। तो समीकरण होगी T बराबर 200 इंटू f। इसी प्रकार m2 पिंड की बात करते हैं। इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। ऊपर की ओर तनाव बल T, नीचे की ओर इसका भार m2 इंटू जी यानी 40G, और जैसे मैंने बताया त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर लगने वाला नेट बल कितना होगा 40G माइनस टी, और ये किसके बराबर होगा उत्पन्न त्वरण बल के, यानी m2 इंटू एफ, या जिसे हमने 40F भी कहा है। तो इस प्रकार इस पिंड के लिए भी बल गति की समीकरण बन जाएगी। अब चूंकि दोनों समीकरणें प्राप्त हो चुकी हैं, दूसरी समीकरण में से T का मान पहली समीकरण में रख देंगे और इससे हमें F का मान ज्ञात हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F का मान ज्ञात हो गया तो किसी भी समीकरण से T का मान निकाला जा सकता है। ये मान गणना करने पर 326 न्यूटन प्राप्त होगा। चलिए अब हम तीसरी राशि की गणना करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि 200 किलोग्राम का पिंड घिरनी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो मान लीजिए T समय लेता है। स्थिरावस्था से अपनी गति प्रारंभ करेगा तो U 0 होगा। F का मान हमने 1.63 निकाल ही लिया है, तो पहले की तरह गति की दूसरी समीकरण लिखेंगे S बराबर ut प्लस हाफ ft स्क्वायर, और सभी मान रखकर T का मान निकाल लेंगे जो कि 1.35 सेकेंड आएगा। एक बार पुनः चित्र में चलते हैं। यदि आपको ध्यान हो, इस प्रश्न में चिकने मेज की बात की गई है। चिकने मेज का मतलब ये है कि इस मेज पर किसी भी पिंड की सापेक्षिक गति होने पर किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा। यदि प्रश्न में चिकने की बजाय रुक्ष मेज की बात की होती तो इस अवस्था में 200 किलोग्राम वाले पिंड पर एक अतिरिक्त बल और लगता जो कि घर्षण बल होता। और यदि आपको घर्षण के नियम ध्यान हो, उसमें प्रथम नियम ये कहता है कि घर्षण बल की दिशा पिंड की गति की दिशा के विपरीत होती है। चूंकि ये पिंड बाएं से दाएं की ओर गति कर रहा है तो घर्षण बल इसके विपरीत दाएं से बाएं लगता और उसका मान F बराबर म्यू इंटू आर समीकरण से ज्ञात किया जाता। ऐसी अवस्था में प्रश्न में घर्षण गुणांक म्यू का मान भी दिया हुआ होता। तो यदि ऐसी स्थिति बनती तब हमारी इस पिंड की जो समीकरण है T बराबर 200F, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता। और वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन लगने वाले घर्षण बल की वजह से होता।
मैंने इस चित्र में संभावित घर्षण बल की दिशा भी बता रखी है। हालांकि इस प्रश्न में तो ये बल 0 है, परंतु यदि ये बल भी कार्य करता तब हमारी समीकरण क्या बनती? देखिए, दाईं ओर लगने वाले बल कितने हैं? T। बाईं ओर लगने वाले बल कितने होते? म्यू r1। तो दाईं ओर लगने वाले परिणामी बल कितने होते? T माइनस म्यू r। इसको हम m1 इंटू एफ के बराबर करते हैं। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसमें चिकने तल की बजाय रुक्ष तल पे प्रश्न दिया हो। तो हमें घबराना नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घर्षण सदैव पिंड की संभावित गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है और उसके अनुसार ही हम अपनी समीकरण में परिवर्तन ला देते हैं। अब मान लीजिए आपसे इस प्रश्न में ये भी पूछा जाए कि बताइए घिरनी पर कितना दबाव बल लगेगा। तो पहले तो ये देखिए कि दबाव लग क्यों रहा है। स्पष्ट है, डोरी में जो तनाव बल हैं वो इस घिरनी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उनकी दिशा और मान पता होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने चित्र में भी बताया है, डोरी में उत्पन्न तनाव बल 2 हैं, प्रत्येक का मान T है, परंतु ये एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब एक बिंदु पर दो बल क्रियाशील हों और उनके बीच का कोण पता हो तो उनका परिणामी बल यानी P, जो कि इस स्थिति में घिरनी पर लगने वाला दबाव बल है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। याद कीजिए, R बराबर √p² + q² + 2pq cos अल्फा। तो यदि ये तीनों मान हम इस सूत्र में रख दें तो घिरनी पे उत्पन्न दबाव बल की गणना आसानी से की जा सकती है, जो कि इस स्थिति में √2t आएगा। टी का मान हमने निकाल ही लिया है, तो पी की गणना की जा सकती है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम एक प्रकार के और प्रश्न देखते हैं जिसमें एक पिंड क्षैतिज तल की बजाय नत तल पे रखा हुआ है जबकि दूसरा पिंड हवा में लटक रहा है। तो मैं इस पे न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन हम समीकरणों की चर्चा करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, एक अल्फा कोण पर झुका नत्तल है जिस पर एक द्रव्यमान m2 रखा है। इसे एक डोरी से बांधा गया है जो इस नत्तल के ऊपरी सिरे पर लगाई गई घिरनी पर होकर गुजरती है। डोरी के दूसरे सिरे पर पहले की तरह एक द्रव्यमान m1 बांधा गया है। हमसे पूछा गया है कि बताइए T, F और घिरनी पे दबाव बल कितना होगा। तो यहाँ मैं आपको समीकरणें कैसे बनाई जाती हैं ये बताऊंगा, बाकी आप प्रश्न बुक में से हल कर लें। तो सबसे पहले हम प्रथम द्रव्यमान की चर्चा करते हैं। देखिए, इस द्रव्यमान पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। नीचे की ओर इसका भार m1g, ऊपर की ओर तनाव बल T, और चूंकि त्वरण की दिशा पहले की तरह नीचे की ओर है तो त्वरण बल नीचे की ओर लगेगा। तो बल गति की समीकरण कैसे बनेगी? त्वरण बल बराबर m1g - T, क्योंकि हम नीचे की ओर गतिमान है तो नीचे की ओर लगने वाले परिणामी बल निकालेंगे जो कि m1g - T होंगे। इसी को हम m1f के बराबर कर देंगे। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब हम इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए दूसरी समीकरण बनाते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से बल लग रहे हैं देखिए, तनाव बल T, वस्तु के या पिंड के भार का साइन घटक जो कि m2g × sin अल्फा होगा, वस्तु का भार यानी इसका वह घटक जो नत्तल को दबा रहा है m2g cos अल्फा होगा, और इसकी प्रतिक्रिया R2। तो यदि इन सब बलों को लेके चलें तो देखिए, पिंड के समांतर नीचे की ओर एक बल लग रहा है m2g sin अल्फा,
ऊपर की ओर एक बल लग रहा है तल के समानांतर, तनाव बल T, और त्वरण बल है हमारा M2F जो कि तल के समांतर ऊपर की ओर लग रहा है। तो हमारी समीकरण बनेगी M2F बराबर T माइनस M2G साइन अल्फा। चूँकि ये नत्तल है तो यहाँ पर भार का साइन घटक आएगा, पूरा का पूरा भार T में से माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक विशेष बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हो सकता है ये नत्तल भी रुक्ष हो, खुरदरा हो, तो ऐसी अवस्था में हमें M2 पर एक और बल का एक और बल की बात सोचनी पड़ती और वो है घर्षण बल। तो जैसे मैंने बताया घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विरुद्ध लगता है, और चूंकि इस चित्र से स्पष्ट है पिंड M2 ऊपर की ओर गति करेगा तल के समांतर, तो घर्षण बल तल के समांतर नीचे की ओर लगता। घर्षण बल का सूत्र आपको मालूम है म्यू इंटू आर, तो यहाँ पर घर्षण बल का मान होता म्यू इंटू R2, जहाँ पर R2 M2G कॉस अल्फा है। तो ऐसी अवस्था में हमें इसकी जो बल गति की समीकरण है उसमें परिवर्तन करना पड़ता। रुक्ष होने की स्थिति में M2G साइन अल्फा और म्यू R2 जुड़ जाते, एक की बजाय दो बल कार्य करते तल के समांतर नीचे की ओर। तो हमारे पास दो समीकरणें आ चुकी हैं, इनको आप हल कर लें। इससे हमारे पास T का मान आ जाएगा, T से आप F का मान निकाल लें। यदि इस प्रश्न में घिरनी पर लगने वाले दाब के बारे में भी पूछा जाता तो उसको निकालने का तरीका भी वैसा ही है। आप देखिए यहाँ घिरनी पर उत्पन्न दबाव P दो बलों के कारण है जो कि क्रमशः T एवं T हैं, परंतु इस बार दोनों तनाव बलों के बीच का कोण 90 माइनस अल्फा है। तो फिर से हम बल समांतर चतुर्भुज के सूत्र को काम में लेंगे। हमें दो बल दे रखे हैं जो कि प्रत्येक T है, दोनों के बीच का कोण हमें मालूम है 90 माइनस अल्फा। तो इन मानों से हम परिणामी बल R की गणना कर लेंगे और वही हमारा घिरनी पे लगने वाला दबाव बल होगा। एक और प्रकार के प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें एक क्षैतिज तल दिया रहता है जिस पर एक भार mg रखा गया है। ये क्षैतिज तल समान त्वरण से ऊपर या नीचे गति करता है। तो दोनों प्रकार की स्थितियों को मैंने चित्र में प्रदर्शित कर रखा है। क्षैतिज तल जिस पे एक m द्रव्यमान रखा गया है जिसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर लगेगा। अब सबसे पहले मान लेते हैं कि क्षैतिज तल एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, उस त्वरण का मान F है। तो देखिए बल गति की समीकरण क्या बनेगी, ऊपर की ओर कितना बल लगेगा R माइनस एम जी, और ये किसके बराबर होगा MF के। तो पहली समीकरण क्या बन गई MF बराबर R माइनस एम जी, या इसको अगर R की टर्म्स में लिखना चाहें R बराबर M इंटू एफ प्लस जी। यदि यही क्षैतिज तल m द्रव्यमान के साथ ऊपर की बजाय F त्वरण से नीचे की ओर गति करता, तो देखिए क्या समीकरण बनेगी, नीचे की ओर कितना बल लगेगा mg माइनस आर, और ये किसके बराबर होगा त्वरण बल के mf के। तो समीकरण बन गई mf बराबर mg माइनस आर, या पुनः अगर r के शब्दों में लिखना चाहें तो r बराबर mg माइनस mf या m इंटू जी माइनस एफ। तो हमने जो अभी अभी क्षैतिज तल की चर्चा की, इस प्रकार का उदाहरण हम लिफ्ट में देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा वह लिफ्ट के द्वारा F त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है।
तो प्रतिक्रिया बल का मान कैसे निकलेगा? अभी हमने समीकरण निकाली थी, R बराबर m इंटू एफ प्लस जी। दूसरा केस क्या है? वही व्यक्ति उतने ही त्वरण से लिफ्ट में नीचे की ओर आ रहा है, तब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? m इंटू जी माइनस एफ। अब ये जो प्रतिक्रिया बल है, इसे हम उस व्यक्ति का दृश्य भार या एपरेंट वेट कहते हैं, यानी व्यक्ति को अपना भार कितना महसूस होगा वो हम R के समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। यदि लिफ्ट पर त्वरण F ऊपर की ओर है तो R m इंटू एफ प्लस जी होगा, और यदि नीचे की ओर है तो m इंटू जी माइनस एफ होगा। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है तो उसे अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। आप देखिए, यदि वो लिफ्ट में गति नहीं करता तो उसका भार mg होता, लेकिन अब उसका भार mg प्लस mf हो गया, यानी बढ़ गया है। तो ऊपर जाती लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा महसूस होगा। वास्तविक भार तो अभी उतना ही है, परंतु उसे एपरेंट वेट ज़्यादा महसूस होगा। इसी प्रकार जब लिफ्ट में वो नीचे की ओर आएगा तो उसे अपना भार घटा हुआ महसूस होगा। कितना घटेगा? mg माइनस mf, यानी वो मान mf जितनी राशि से कम हो जाएगा। अब मान लीजिए व्यक्ति लिफ्ट में नीचे की ओर आ रहा है और लिफ्ट का त्वरण g के बराबर है, तो यदि f का मान दूसरे समीकरण में g के बराबर रख दें तो g माइनस जी यानी 0 हो जाएगा, यानी व्यक्ति को अपना भार महसूस ही नहीं होगा। व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। तो ये विशेष परिस्थितियों में उसका दृश्य भार हो गया। तो ये हमारे न्यूटन की गति पर, न्यूटन की जो हमारे गति के नियम हैं, न्यूटन की जो समीकरणें हैं गति की, उन पे आधारित कुछ विशेष प्रश्न हो गए। विशेष रूप से जो हमारी बल गति की समीकरण है F बराबर ma, उन पे केंद्रित हमने कुछ विशेष प्रश्न हल किए। क्षैतिज तल के भी हल किए, नत तल के भी हल किए हमने, और घिरनी वाले भी हल किए। अब आप इन प्रश्नों पे अच्छी तरह अभ्यास कर लें। आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप पूछ लें। इसके साथ ही हमारा न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित जो पाठ है, अध्याय, वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये दोनों वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।